हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इतिहास के एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं और आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम नक्शा और डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को समझाने वाले हैं, जिससे दोस्तों आप लोग इससे संबंधित सभी बातों को अधिक दिनों तक और बहुत ही आसान तरीका से याद रख पाइएगा। और अगर आप आज के इस वीडियो में बताए गए सभी चीज़ों को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको बता दें कि इस चैप्टर से संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा तरीका से दे पाइएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आज का यह वीडियो। चलिए शुरू करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर जो है आज के इस वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो है क्या क्या पढ़ाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसकी खोज के बारे में बात करेंगे, दूसरा इसके विस्तार, और तीसरा इसकी विशेषताएं, और चौथा जो इसके प्रमुख स्थल के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ाई करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जो है हम लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के खोज के बारे में। तो अगर खोज का बात किया जाए तो देखिए, किसी भी चीज़ का जो खोज होता है तो ये सोच के नहीं किया जाता कि भाई हम ये करने जा रहे हैं और हमें ये मिलने वाला है। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दें कि 1826 ईस्वी में, ठीक है, चार्ल्स मैनन ने इसके बारे में जानकारी दिया था, क्योंकि जब ये खुदाई कर रहे थे तो वहाँ से इनको जो कुछ अवशेष मिला था। लेकिन उस टाइम पर 1826 ईस्वी में इस पर लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और इसको ठप कर दिया गया। इसके बाद दूसरी बार जो है 1856 ईस्वी में, जब कराची से लाहौर के बीच जो है, आपको पता होना चाहिए कि जब रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा था तो उस समय में जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन को इस स्थल से जो है ईंट प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था? ईंट। लेकिन इस बार भी जो है आपको बता दें कि ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन आपको बता दें कि 1856 में जो ईंट मिला था कराची से लाहौर जो है रेलवे लाइन बनाने के क्रम में, इस पर जो है गौर किया गया और इसी को ध्यान में रखते हुए 1921 ईस्वी में, अब आ गया 1921 ईस्वी, 1921 ईस्वी में जो है इसके बारे में देखिए, अभी जो 1856 में जो चीज़ें हुई वो जो है अब काम चल रही थी रेलवे लाइन की, लेकिन उसी बीच जो है कुछ साक्ष्य मिल गया तो हमें जानकारी मिला कि नहीं भाई, यहाँ पे क्या जो है पहले कुछ पुरानी सभ्यता रही होगी। तो हम 1856 में जो खुदाई हुई तो ये हड़प्पा के जानकारी के लिए खुदाई नहीं की गई थी, वहाँ पर रेलवे लाइन बनाने के लिए खुदाई की गई थी। लेकिन 1921 में जो खुदाई किया गया वो हड़प्पा के खोज के लिए खुदाई किया गया, न कि किसी दूसरे कामों के लिए। अब 1921 में क्या होता है, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम सहनी, वो याद रखेंगे, रखाल दास बनर्जी द्वारा जो है सर्वप्रथम खुदाई की गई। और ये खुदाई हड़प्पा के बारे में जानकारी लेने के लिए जो है की गई थी। आपको बता दें कि जो आपका ये सभ्यता है वो आपको बता दें कि अभी जो है, पहले तो पाकिस्तान था ही नहीं, अभी आपको पता होना चाहिए कुछ भाग जो है पाकिस्तान में है और कुछ इंडिया में है, जिसके बारे में आगे हम लोग पूरा डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कालक्रम के बारे में। कालक्रम दैट मीन्स जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये कब से कब तक जो है, कब से कब तक की सभ्यता है, इसका समय यानी कि टाइम पीरियड, कालक्रम जो है क्या था। तो देखिए, जॉन मार्शल क्या कहते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका जो है टाइम पीरियड जो है, कालक्रम जो है 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व है। लेकिन ये आप लोग अपने एग्जाम में आंसर नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो जॉन मार्शल के द्वारा बताया गया है वो उतना वेरीफाइड चीज़ नहीं है, इसका उतना प्रमाण नहीं है। तो आप लोग आंसर किसके माध्यम से करेंगे? C14 पद्धति यानी कि कार्बन 14 पद्धति के द्वारा जो डेटिंग किया गया, जब डेट निकाला गया तो पता चला कि 2300 BC दैट मीन्स 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व जो है सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम जो है पता चला। आप जो है 2350 भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये जो 2300 ईसा पूर्व है BC है, इसको 2350 ही बोल सकते हैं, कहीं कहीं भी 2350 भी लिख के रखा है। तो अगर आपके ऑप्शन में 2350 आ जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मुख्य रूप से आप कार्बन 14 पद्धति के द्वारा जो डेटिंग दिया गया है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, इसके बारे में ही आप जो है आंसर करेंगे। अब बात किया जाए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो मुख्य रूप से सिंधु नदी के और उसके जितने भी सहायक नदी है उसके किनारे जो है बसी हुई थी। तो यहाँ पर आप जो ब्लू लाइन देखते हैं, ये फीका वाला जो ब्लू लाइन देखते हैं, ये आपका सिंधु नदी है, ठीक है। और सिंधु नदी के जो है
सभी जो नदियां हैं, सहायक नदियों का यहाँ पर डायग्राम हम बना दिए हैं ताकि आप लोग देख सके कि कौन जो है कहाँ से गुजरती थी और कैसे थी। तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है अभी चीन में माना जाता है, ठीक है। लेकिन उसका जो सबसे फर्स्ट जो है सहायक नदी थी झेलम थी, दूसरा चिनाब, तीसरा रावी और चौथा ब्यास और पांचवा आप सतलज याद रखेंगे, ठीक है। 5 उनकी जो क्या है सहायक नदी, जो कि आपको यहाँ पे डायग्राम में नक्शा में दिखाई दे रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। विस्तार का मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है कहाँ कहाँ फैली हुई थी, ठीक है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो खुदाई हुआ केवल 3% खुदाई ही अभी हुआ है। और आप जान सकते हैं कि अगर केवल 3% खुदाई हुआ है, इसके साथ ही हमें कितना अधिक जानकारी मिल चुका है। अगर 100% खुदाई हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि कितना अधिक जानकारी जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मिलेगा। और केवल 3% खुदाई हुआ है तो इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि अभी हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मात्र 3% जान रहे हैं, अभी 100% जानकारी है भी मेरे पास नहीं। चलिए अब यहाँ पर जो है जो सर्वप्रथम खुदाई हुई वो आप जानते हैं 1921 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी और दयाराम सहनी के द्वारा किया गया था। विस्तार के बारे में बात कीजिए कि कहाँ से कहाँ तक ये फैली हुई है। सबसे उत्तर देखिए, ये जो नक्शा है आपका मैप जो है, मैप में याद रखिएगा कि जो ऊपर होता है ऊपर वाला भाग उत्तर कहलाता है, नीचे वाला जो भाग है वो दक्षिण कहलाता है, और जो आपका यहाँ पर जो दाहिने वाला पार्ट होता है, दाहिने में आपका पूरब होता है और बाएं में पश्चिम होता है। तो इसके आधार पर अगर देखा जाए तो आप याद रखेंगे कि सबसे जो उत्तर में थी वो कौन सी थी, मांदा थी, ठीक है। मांदा जो सभ्यता है वो, और वो कहाँ थी, जम्मू कश्मीर। ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे क्या थी, मांदा थी। और मांदा कहाँ पे है तो आप याद रखेंगे जम्मू कश्मीर में है। अगर नदी का नाम पूछा जाए तो चिनाब नदी आप याद रखेंगे, ठीक है। मांदा किस नदी के किनारे थी, चिनाब नदी। कौन सा जगह क्या है तो जम्मू कश्मीर आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे सबसे दक्षिण में कौन थी, तो सबसे दक्षिण में आप याद रखेंगे दाइमाबाद। इसको कहीं कहीं पे दियामाबाद भी लिख के रखा है, तो दाइमाबाद रहे या फिर दियामाबाद रहे। दूसरी बात ये याद रखेंगे कि जो दाइमाबाद है वो महाराष्ट्र में है। किस राज्य में है, महाराष्ट्र में है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे जो है दक्षिण वाली क्या है पॉइंट है। इसके बाद पूरब का बात कर लिया जाए तो पूरब में आलमगीरपुर, कौन था, आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में है। नदी का बात अगर किया जाए तो हिंडन नदी आप याद रखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में कम ही पूछा जाता है, लेकिन आपको जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि ये हिंडन नदी के किनारे थी। सबसे जो है पश्चिम का बात किया जाए तो सुतकांगो डोर, ठीक है। इसको कहीं कहीं पे सुतकांगो डोर भी लिख के रखा है, तो दोनों हम आपको बता देते हैं ताकि आप कहीं पे देखें तो कन्फ्यूजन आपको न क्रिएट हो। सुतकांगो डोर जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है अभी है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये दशक नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे, दशक नदी के किनारे। तो अगर इस तरह से सबसे उत्तरी पॉइंट को, इसके बाद सबसे जो आपका पश्चिमी पॉइंट है, इसके बाद जो सबसे आपका दक्षिणी पॉइंट है, इसको क्या किया जाए, मिलाया जाए तो लगभग त्रिभुज के आकार का इसका जो शेप है वो बनता है। इसीलिए अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार जो है कैसा थी, बनावट कैसी थी, तो आप बोलेंगे त्रिभुजाकार। किसके आकार का, त्रिभुजाकार का मतलब होता है त्रिभुज के आकार का इसका क्या था, बनावट था। ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और जानते हैं इसके प्रमुख स्थल के बारे में कि कौन सा स्थल जो है मुख्य रूप से किस राज्य में थी। फिर इसके बारे में जानेंगे कि किस स्थल पे कौन कौन सा जो महत्वपूर्ण जो है चीज़ें प्राप्त हुई है किस किस स्थल से। तो शुरू करेंगे। काफ़ी जो है महत्वपूर्ण यहाँ पर डिस्कशन आप लोगों के लिए होने वाला है। सबसे पहले आपको पता होगा कि यहाँ पे हम नक्शा के माध्यम से इसलिए लिए हैं, नक्शा में आपको दिखाई देगा ताकि आप लोग अधिक से अधिक दिनों तक इस बातों को याद रख पाइएगा। ये जो आपको ब्लू वाला जो साइट दिख रहा है ये है पाकिस्तान। ये क्या है, पाकिस्तान है, वो हमारे भारत का हिस्सा नहीं है। तो सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में ही जान लेते हैं कि आखिर पाकिस्तान में कौन कौन सा जो है स्थल है। तो पाकिस्तान में सबसे फर्स्ट आप याद रखेंगे हड़प्पा है, जो कि रावी नदी के किनारे है। दूसरा मोहनजोदड़ो है, जो कि सिंधु नदी के किनारे है। तीसरा आप देख सकते हैं कि कोटदीजी जो है सिंधु नदी के ही किनारे ये भी है। ये पाकिस्तान का सभी स्थलों में भी चर्चा कर रहे हैं। दूसरा देख सकते हैं कि सुतकांगो डोर भी आप याद रखेंगे दशक नदी के किनारे हैं। और चहुंदरो, ठीक है, इसको चंदू दरो भी कहीं कहीं पे लिखा है, ठीक है, ये सिंधु नदी के किनारे हैं। अब दो इसमें तुलना कर लीजिए, एक है मोहनजोदड़ो
और एक है इसको चंदू दरो बोलते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मोहन नाम का लड़का जहाँ पे था उसका नाम मोहनजोदड़ो रखा गया था, ये भी सिंधु नदी के किनारे हैं। दूसरा, चंदू नाम का जो जहाँ पे लड़का था उस स्थान का नाम चंदू दरो रखा गया था और ये भी सिंधु नदी के किनारे हैं। तो मोहनजोदड़ो और चंदू दरो दोनों के दोनों जो है मुख्य स्थल हैं और ये पाकिस्तान के अंदर हैं। अब आप ये ग्रीन वाला जो साइट है वो आप देख रहे होंगे, ग्रीन वाला पार्ट जो है वो आप देख रहे हैं, ग्रीन वाला पार्ट जो जम्मू कश्मीर है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में एक ही स्थल है, कौन है? मांदा। अगर नदी का नाम पूछा जाए तो आप याद रखेंगे चिनाब नदी के किनारे था, मांदा जो है चिनाब नदी के किनारे है। नेक्स्ट यहाँ पर आप बात करेंगे जो लाल वाला साइट जो है आपको दिख रहा होगा, लाल वाला साइट जो मुख्य रूप से पंजाब है और पंजाब में दो स्थल हैं, याद रखेंगे रोपर और जो संघौल हैं, ये आप याद रखेंगे, रोपर और संघौल पंजाब में स्थित हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो है बात करेंगे यहाँ पर बात जो है अब होगा जो लाल वाले की जस्ट नीचे हैं, ये पार्ट आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भगवानपुर, खाड़ी, गढ़ी और बनवाली, ये सभी के सभी आपको पता होना चाहिए कि ये हरियाणा में है। कहाँ पे हैं? हरियाणा में है। इसके बाद आते हैं नीचे आलमगीरपुर में। ठीक है, ये जो ब्लू वाला जो आप देख रहे हैं फीका ब्लू है, इसके बारे में बात चल रहा है। अब आलमगीरपुर के बारे में समझिए, आलमगीरपुर है, संघौली है और बरगांव है, ये सभी के सभी उत्तर प्रदेश, ये यूपी का क्षेत्र है। कहाँ पे है? यूपी में है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कालीबंगन और बालाथल, कालीबंगन को कहीं कहीं कालीबंगा भी लिखा है, जो कि काली चूड़ी के लिए बहुत ही क्या था? फेमस था। और बालाथल, ये दोनों के दोनों जो व्हाइट वाला पार्ट है ये राजस्थान है, तो राजस्थान में था ये जो है, आप याद रखेंगे। चलिए इसके बाद जो है हम लोग आएंगे नीचे, और नीचे यहाँ पर जो है आप राजस्थान के बारे में तो आपने देख लिया। जो दाइमाबाद है ये दाइमाबाद का स्थान था और ये महाराष्ट्र में है दाइमाबाद, ये आप जो है याद रखेंगे। और सबसे अधिक स्थल का अगर बात किया जाए किस राज्य में है, देखिए अगर ये पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक स्थल भारत के किस राज्य में है, तो आप याद रखेंगे गुजरात। गुजरात में सबसे अधिक स्थल है इसका। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुजरात में कौन कौन सा है। लोथल है जो कि भोगवा नदी के किनारे है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में तो बार बार इसको पूछा जाता है। नेक्स्ट आप याद रखेंगे धौलावीरा है, सुतकांगोडोर है, इसके बाद भगत राव और रंगपुर, ये सभी के सभी जो स्थल है वो कहाँ है? याद रखेंगे गुजरात में ही। ये आपका गुजरात है, आप अगर मैप देखे होंगे तो आपको पता होगा कि गुजरात का जो मैप है कुछ इस टाइप का है। ये सभी के सभी स्थल गुजरात में है। विशेष बात यह हुआ कि भारत में सबसे अधिक जो स्थल है वो गुजरात में है सिंधु घाटी सभ्यता का। चलिए आगे बढ़ जाएंगे और आगे यहाँ पर हम लोग काफ़ी जो है महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो चर्चा करने वाले हैं। स्थान व खोजकर्ता। देखिए अभी तक आप लोग स्थान और खोजकर्ता से संबंधित बहुत ही कम जानकारी लिए होंगे, बहुत अगर आप लोग जानते होंगे, लेकिन इसमें आपको बहुत ही अधिक डिटेल में हम आपको बताए हैं। सबसे पहले आप लोग हड़प्पा जो है इसका खोज जो है दयाराम साहनी ने किया, ये आप जानते ही होंगे। दूसरा मोहनजोदड़ो के बारे में बात किया जाए तो ये राखाल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था। कालीबंगा, कालीबंगा जो है काली चूड़ी के लिए फेमस था और इनका जो खोज है ए घोष के द्वारा कालीबंगा का खोज किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर आप याद रखेंगे कि आलमगीरपुर और रोपर दोनों का जो है यज्ञदत्त शर्मा जी के द्वारा इनका खोज किया गया था, आप ये याद रखेंगे। इसके बाद लोथल के बारे में अगर पूछ लिया जाए कि लोथल का खोज किसने किया, तो रंगानाथ राव आप याद रखेंगे कि लोथल का खोज इसने किया था। मुख्य रूप से अगर आप इंटरमीडिएट स्तर का बात करें तो इसमें केवल आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है अभी तक क्वेश्चन दिखाई देता होगा, लेकिन आगे आने वाले समय में क्वेश्चन यहाँ से भी आपको पूछे जा सकते हैं और ज्ञान की दृष्टि से तो आपको सब कुछ जानना चाहिए। ठीक है, इसके बाद कोट दीजी का बात किया जाए तो याद रखेंगे फजल अहमद जो है इनका खोज जो है किए थे। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि बनवाली और दाइमाबाद इस दोनों का जो खोज करता है वो है RS विस्ट। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि JP जोशी जो है दो स्थान का खोज किए हैं, धौलावीरा का और भगवानपुर जो स्थल है, दोनों का खोज JP जोशी के द्वारा जो है किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं और इसके विशेषताओं के बारे में जानते हैं। किसके विशेषताओं के बारे में, तो जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता इसके विशेषताओं के बारे में। सबसे फर्स्ट विशेषता तो आप याद रखेंगे कि नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता में भी सुव्यवस्थित नगर था। यहाँ पे अभी आपको बता दें कि हम लोगों का जो नगर है, हम लोगों का जो अभी का शहर है वो एकदम व्यवस्थाहीन है। अगर हम तुलना करेंगे
जो है सिंधु घाटी सभ्यता से। तो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर जितना विकसित था, जितना सुविधा वहाँ पे था, अभी हम आपको आगे डायग्राम के माध्यम से समझाने वाले हैं, तो उतना विकसित हमारा भी अभी तक जो शहर है वो नहीं है। इससे पता चलता है कि हमसे भी ज़्यादा वो लोग क्या थे, जागरूक थे और डेवलप थे, यानी कि विकसित लोग थे। दूसरा जो इसका विशेषता है वो याद रखेंगे, कांस्य युगीन सभ्यता। अभी जो है लोह युगीन सभ्यता चल रही है हम लोगों का, मतलब हम लोग अभी सारा का सारा जो निर्भर है वो लोहा के ऊपर निर्भर है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहा के बारे में कोई जानकारी नहीं था। तो वो लोग जो है एक मिश्र धातु था जिनका नाम था कांसा, तो कांसा का उपयोग करते थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कांसा किस दो धातुओं को मिला करके बनाया जाता है, तो याद रखेंगे कि तांबा और टीन दो धातु हैं जिसको मिला करके कांसा बनाया जाता है। देखिए अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा और टीन को मिला करके कांसा बनाते थे, इसका क्या अभिप्राय है, मतलब इससे आप क्या समझते हैं। तो हमारा आंसर होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं तांबा और टीन मिला करके कांसा, आपको बताना चाहिए दोनों को मेल्ट करना होता है, पिघलाना होता है, और पिघला करके मिक्स करने के बाद जो है धातु जो बनता है वो कांसा बनता है। तो आप बताइए कि ये काम कौन कर सकता है। तो बोलेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा और टीन को पिघला करके कांसा तैयार करते थे। इससे हमें यह जानकारी मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को विज्ञान का भी ज्ञान था। किसका ज्ञान? विज्ञान का भी ज्ञान था। तब तो ये दो धातु को मिला करके एक मिश्र धातु बना पा रहे हैं। ठीक है, अगला आप जानेंगे इसके बारे में कि ये आद्य ऐतिहासिक जो है समय मानी जाती है। आद्य ऐतिहासिक का मतलब है लिखित लेख पर अभी तक जो है पढ़ा नहीं जा सका है। लिखित लेख है इसका मेरे पास, लेकिन इसको अभी तक किसी को जो है पढ़ने में सफलताएं नहीं मिली है। व्यापार प्रसाधन कैसा था? अधिक जो है विकसित व नगरीय होने के कारण। यहाँ पर आपको बता दें कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका व्यापार बहुत ही विकसित था, क्योंकि वो कैसा सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी, जिसके कारण उनका व्यापार बहुत ही क्या था? विकसित था। ये आप याद रखेंगे। जीवन शैली के बारे में बात करते हैं, जीवन शैली कैसा था, तो आप याद रखेंगे राजनीतिक के अगर बारे में बात किया जाए कि राजनीतिक जीवन उनका कैसा था, तो राजनीतिक के बारे में बहुत ही मतभेद है। ठीक है, कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, यानी कि अलग अलग विद्वान राजनीति के बारे में अलग अलग जानकारी देते हैं। कोई कहते हैं कि वो लोग राजनीतिक में सक्रिय थे, कुछ कहते हैं सक्रिय नहीं थे। तो इनके बारे में, राजनीति के बारे में आप याद रखेंगे कि मतभेद है, कोई क्लियरेशन नहीं है। आर्थिक स्थिति के बारे में बात किया जाए तो आर्थिक स्थिति यानी कि धन दौलत कमाने से संबंधित जो उनका स्थिति था वो पशुपालन, कृषि और व्यापार था। पशुपालन से भी वो लोग जो है अपना धन जो है अर्जित करते थे। कृषि तो मुख्य था ही था, और सबसे अधिक था व्यापार। व्यापार इतना जो है उनका आर्थिक संसाधन था जहाँ से वो धन प्राप्त करते थे अपना जीवन चलाने के लिए। सामाजिक स्थिति का अगर बात किया जाए तो शहरों का दो भागों में विभाजन हुआ था। याद रखेंगे, अभी आपको बताने वाले कि शहर किस तरह से दो भागों में विभाजित थे, और मातृसत्तात्मक जो है व्यवस्था थी। अभी हमारे यहाँ क्या है? पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। जनरली हमारे परिवार घर के जो मुखिया होते हैं वो पुरुष होते हैं, लेकिन उस टाइम पर मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी। ये आप याद रखेंगे। भारत का अभी एक गांव है, नाम है माना गांव। ठीक है, उसमें अभी भी सभी के सभी परिवार में जो मुखिया होते हैं वो घर की महिलाएं ही होती हैं। सांस्कृतिक स्थिति का बात किया जाए तो उनके पास लिपि भी था। लिपि का अगर पूछा जाए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि है वो कैसी थी, तो आप याद रखेंगे कि भाव चित्रात्मक लिपि थी। किस प्रकार की लिपि थी? भाव चित्रात्मक। इसके बाद माप तौल का भी उनके पास पैमाना था, धातु आदि का भी ज्ञान उनको था, तब तो वो कांसा का निर्माण कर पा रहे हैं। और आपको बता दें कि अगर आप अभी तक इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, या नहीं तो प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी ऐप, तो वहां भी आपके सामने जो है सभी मोबाइल ऐप चला जाएगा, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि आखिर किस स्थल से कौन से चीज़ों का साक्ष्य हमें मिला है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा से क्या क्या हमें मिला है? याद रखेंगे कि तांबे का जो है पैमाना मिला है, मतलब तांबे का बर्तन हड़प्पा से मिला है। इसके बाद याद रखेंगे कि कैश पैमाना वहीं से मिला है। गेहूं व जौ का जो अवशेष हैं वो हड़प्पा से ही मिला है। इतना बात आप हड़प्पा से याद रखेंगे। दूसरा है, आप याद रखेंगे कि यहाँ पे आपका बनवाली लिखा गया, बनवाली नहीं होगा, रोपर होगा। ठीक है,
रोपर हैं, तो ये टाइपिंग मिस्टेक आप समझ सकते हैं। रोपर से बात किया जाए तो याद रखेंगे नवपाषाण, इसके बाद ताम्रपाषाण के भी अवशेष मिले हैं। नवपाषाण युग का जो अवशेष है यहीं से मिलता है हमें, ताम्रपाषाण युग का भी अवशेष हमें यहीं से मिलता है। आगे बात करते हैं बनवाली का। ठीक है, बनवाली से हमें क्या क्या मिलता है। मिट्टी का हल पूछेगा आपसे कि कहाँ से मिला है, तो याद रखेंगे कि मिट्टी का हल हमें जो है बनवाली से मिला है। वहीं बात अगर किया जाए कालीबंगन का, ठीक है, कालीबंगन से आपको जो वहाँ से हमें क्या अवशेष मिला है, तो याद रखेंगे चूड़ियों का अवशेष मिला है, जो कि काली चूड़ी जनरली हुआ करती थी। जुते हुए खेत का साक्ष्य। इसके बाद युगल समाधान। युगल समाधान क्या होते हैं। पति पत्नी को एक साथ दफनाने का वहाँ पर प्रथा थी, ऐसा जो है खुदाई में हमें पता चला है। तो पति पत्नी को एक साथ दफनाना ही क्या कहलाता है, युगल समाधान कहलाता है। सब जानते होंगे आप लोग, जब कोई व्यक्ति मर जाते हैं तो सब होता है, तो समाधान आप याद रख सकते हैं। हवन कुंड कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगन से ही हवन कुंड मिले हैं, ये आप याद रखेंगे। अब आते हैं मोहनजोदड़ो, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात याद रखेंगे, और फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि विशाल स्नानागार कहाँ से मिला, तो मोहनजोदड़ो से। विशाल अन्नागार कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से। सबसे बड़ी ईंट कहाँ का है, मोहनजोदड़ो को। कौन, अब ईंट का जो अनुपात है वो क्या होता है, हम आगे आपको पूरा डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। ईंट जो है कांसे की मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से मिली है। इसके बाद देख सकते हैं कुंवर वाला बैल की जो मूर्ति है वो भी मोहनजोदड़ो से मिला है। तो मोहनजोदड़ो के बारे में आप इतना याद रखेंगे। धौलावीरा के बारे में जानिए। धौलावीरा ये आपका गुजरात में है। पत्थर का जलाशय, जलाशय मतलब आप समझ सकते हैं जो कुआं होगा, याद रखेंगे। उत्तम जल प्रबंध कहाँ पे है, तो धौलावीरा में उत्तल जल प्रबंध था, मतलब जल का बहुत ही अच्छा से व्यवस्था किया गया था। नगर 3 भागों में विभाजित था। अगर पूछेगा कि कहाँ का नगर 3 भागों में विभाजित था, तो धौलावीरा का नगर 3 भागों में विभाजित था, ये आप याद रखेंगे। लोथल काफ़ी महत्वपूर्ण है। चावल के साक्ष्य लोथल से ही मिले हैं। चावल का जो साक्ष्य है वो लोथल से मिला है। इसके बाद मम्मी के साक्ष्य। ये मम्मी क्या होता है, देखिए मम्मी क्या होता है समझ लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर कोई व्यक्ति मर जाते हैं तो मरे हुए व्यक्ति का जो ये मान लीजिए कि शरीर है, तो इस शरीर को बहुत दिनों तक बचा करके रखना जो है रखा जाता है। जो इस व्यवस्था में क्या किया जाता है, अगर कोई व्यक्ति मर गए तो मान लीजिए कि ये कोई व्यक्ति थे, ये मर गए, तो अब इस क्या किया जाएगा, इसके शरीर का आंतरिक सभी पार्ट निकाल लिया जाएगा। जैसे आपका लीवर है, माइंड है, जो अंदर में सड़ने गलने वाले चीज़ है, सबको निकाल लिया जाता है और केमिकल भर दिया जाता है, और उसके बॉडी को समझ सकते हैं कि म्यूजियम यानी कि संग्रहालय में रख दिया जाता है। यानी कि बहुत इसके बॉडी को जलाया या फिर फेंक जो है दफनाया नहीं जाता है, इनको सुरक्षित रखा जाता है। तो मरे हुए बॉडी को सुरक्षित रखना ही मम्मी कहलाता है। वो क्या कहलाता है, मम्मी। तो मम्मी रखने का साक्ष्य जो है वो लोथल से ही मिला है। इसके बाद जो है हाथी का दांत का जो पैमाना है वो यहीं से मिला है। युगल समाधान, युगल समाधान लोथल में ही है अभी है, और कालीबंगा में भी युगल समाधान मिला, जहाँ पर पति पत्नी को एक साथ दफनाने की जो है व्यवस्था देखी गई है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे अब हम लोग जो है साक्ष्य व स्थल, कहाँ किस स्थल से कौन से साक्ष्य हमें मिले हैं। तो याद रखेंगे मनका बनाने का जो कारखाना है वो लोथल और चहुंदरो यानी कि चंदूदरो भी इसको आप बोल सकते हैं, दोनों जगह मिला है मनका बनाने का जो कारखाना है ये। इसके बाद देख सकते हैं कि वक्राकार ईंट चहुंदरो से मिला है। गेंडे का साक्ष्य, गेंडा जानते होंगे, गेंडा एक जानवर है और उसका साक्ष्य मिला है आमड़ी से। और देख सकते हैं कि सौंदर्य प्रसाधन जो है हड़प्पा और चहुंदरो से मिला है। सौंदर्य प्रसाधन अगर देखा जाए तो अभी हम लोग बात करते हैं, जैसे हमारा ब्यूटी पार्लर होता है तो उस टाइप में वहाँ पर सौंदर्य प्रसाधन केंद्र हुआ करता था, जहाँ पर ब्यूटी पार्लर से संबंधित सभी चीज़ें वहाँ पर हुआ करती थी। ऐसा साक्ष्य मिला है हड़प्पा और चहुंदरो से। विकसित नगर था जिसके कारण। अब जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हम लोग चर्चा करने वाले हैं नगर नियोजन। नगर नियोजन में हम लोग देखेंगे कि आखिर यहाँ का नगर जो है कैसा था और नगर कितने भागों में विभाजित था, किस तरह का यहाँ पर नगर व्यवस्था था। आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर व्यवस्था पर टिप्पणी लिखे या फिर इसके बारे में विस्तार से बताएं। तो देखिए ये जो आपको दिख रहा है चौड़ा चौड़ा जो पट्टी दिख रहा है ये रोड है, ठीक है। तो ये आपको पता होना ये मुख्य सड़क है, क्या है, मुख्य सड़क है। और ये जो पतला जो दिख रहा है ये गली है, क्या है, गली है। अब आपको महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आपको बता दें कि जो हड़प्पा सभ्यता की जितनी भी गली हुआ करती थी या फिर मुख्य सड़क हुआ करती थी, ये सभी के सभी
एक दूसरे को देख सकते हैं कि 90 डिग्री के कोण पे काटते थे। कितना डिग्री के कोण पे? 90 डिग्री के कोण पे, और पूरा सीधा हुआ करती थी। अगर आप 50 किलोमीटर दूर से भी अगर आप देखते हैं तो आपको पूरा सीधा आपको दिखाई देता। ठीक है, इसका कारण क्या है? वो लोग सीधा सड़क क्यों बनाते थे? अभी आप देखेंगे हमारे सभ्यता में, अभी आप अपने जिला, अपने पूरे देश का बात कर लीजिए तो कहीं भी सीधा सड़क नहीं है। ठीक है, 5 किलोमीटर लंबा भी सीधा नहीं है। अभी भारत के अंदर कोई भी ऐसा शहर नहीं जो 5 किलोमीटर तक पूरा सीधा हो। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है बहुत ही विकसित और बहुत ही लंबा सड़क जो है सीधा बनाते थे। इसका कारण क्या है? वहाँ पर अभी देखते हैं हमारे यहाँ की बस्ती बस जाती है, घर उड़ बन जाता है, तब जाकर के उससे एक रोड पास होती है। इसी के कारण हमारा रोड सीधा नहीं हो पाता है। लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता का बात किया जाए तो हड़प्पा सभ्यता में जैसे ये मान लीजिए कि खाली जगह है, ये खाली जगह तो पहले इसमें रोड बनाया जाता था। ठीक है, रोड बना दिया गया, अब इसके किनारे लोग क्या करेंगे? घर बनाएंगे इसके किनारे। यही कारण था कि वहाँ के लोग जो है सीधा सड़क बना पाते थे। यहाँ पर दूसरा देख सकते हैं कि जितने भी घर हुआ करते थे, ठीक है, वो मेन रोड में घर नहीं हुआ करती थी, गली में घर हुआ कर, गली के समीप। ठीक है, और घर में जो जितने भी देख सकते हैं कि खिड़की व दरवाजे का मुख्य गेट जो है गली में होता था। दरवाजे का गेट जो है या फिर आपका खिड़की है वो मुख्य सड़क में ना होकर के गली में हुआ करते थे, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। और कुआं तो है, नाली और कुआं सभी घरों में होती थी। और याद रखिएगा कि अभी जो हमारा भारत है, भारत में बहुत ऐसा जगह है जहाँ पर नाली ओपन है, मतलब नाली के ऊपर से ढक्कन नहीं है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता का नाली एक एक नाली ढका हुआ नाली होता था ताकि गंदगी अधिक न फैले। तो देख सकते हैं कि वहाँ पर जो है नाली हुआ करता था और कुआं प्रत्येक घर में देखने को मिलता था। और नाली घर से निकल करके मेन सड़क पर आती थी, और मेन सड़क पर यहाँ पर एक ऐसा व्यवस्था बना होता था जहाँ पर कचरा जो है इकट्ठा हो जाती थी। ठीक है, और इससे पानी निकल करके फिर आप बाहर आती थी, और बाहर जो है गांव से बाहर एक जो है समझ सकते हैं कि एक तरह से पोखरा टाइप सा होता था जिसमें नाली का जो पानी पूरा जाता था। और एक महत्वपूर्ण बात आप याद रखेंगे कि जो लकड़ी की नाली है वो धौलावीरा से मिला है। किसका नाली? लकड़ी का नाली। ठीक है, इसके बाद हम जो है देखते हैं शहर विभाजन के बारे में। शहर को दो भागों में क्या किया गया था? विभाजित किया गया। दो टाइप के शहर हुआ करते थे। इसमें आप देख सकते हैं कि पश्चिमी या फिर दुर्ग नगर। दुर्ग नगर किसे कहते हैं? पश्चिमी जो शहर था जितना भी, वो सभी दुर्ग से घिरा हुआ करता था, जो है आपको पता होना चाहिए कि किला से घिरा हुआ करता था। इसके बाद जो है ये पश्चिमी नगर ऊंचे वाले स्थान पे हुआ करता था, और ये ऊंचाई पे हुआ करता था जो पश्चिमी नगर है वो। और ये पश्चिम में जितने भी शहर थे, जितने भी नगर थे सिंधु घाटी सभ्यता में, पश्चिम में जितने भी नगर थे वो सभी के सभी जो है वो आपको पता होना चाहिए कि दुर्ग से घिरा हुआ, तो किला से घिरा हुआ था। और जो पश्चिमी शहर है ये पूर्वी का बात था। अब पश्चिमी जितने भी थे वो निचला नगर कहलाता था, और ये खाई वाले स्थान में आप मान सकते हैं कि हुआ करता था। अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि चारों तरफ से कच्ची व पक्की ईंटों के घेराव, ईंटों का अनुपात घेरा हुआ करता था। इसमें जो नगर हुआ करता था चारों तरफ से पक्की और कच्ची ईंटों से घिरा हुआ करता था, और ईंट का जो अनुपात है 4:2:1 होता था। कितना होता था? 4:2:1। ठीक है, लंबाई 4 हुआ करता था, चौड़ाई 2 और ऊंचाई 1 के अनुपात में वो लोग ईंट बनाते थे। इसके बाद देख सकते हैं गुजरात के धौलावीरा में शहर विभाजन 3 भागों में हुआ है, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब काफ़ी महत्वपूर्ण जो है हम लोग चर्चा करने वाले हैं साक्ष्य व स्थल के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्तियों का जो आरंभ है, मूर्तियों का आरंभ आप याद रखेंगे कि मूर्ति देवी, पशुपतिनाथ, पशु और जल आदि इस सब का जो है पूजा वहाँ पे किया जाता था। बात किया जाए तो स्वस्तिक चिन्ह और चक्र के भी साक्ष्य जो है सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिले हैं। स्वस्तिक चिन्ह आप जानते होंगे, ये जो इस टाइप का चिन्ह होता है इसको हम लोग स्वस्तिक चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वस्तिक चिन्ह बोलते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है। चक्र भी याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन सिंधु घाटी सभ्यता में ही किया गया था। कपास आप जानते होंगे जिससे ऊन बनाया जाता है। ठीक है, सूती वस्त्र। सर्वाधिक मोहरों की प्राप्ति मोहनजोदड़ो से। मोहर मतलब जो ठप्पा जानते हैं आप लोग, मोहर जो है सिल जिसको कहते हैं इंग्लिश में, सबसे अधिक मोहनजोदड़ो से मिला है। भाव चित्रात्मक शैली थी। अगर पूछ लिया जाए आपके एग्जाम में कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि था वो कैसा था, तो याद रखेंगे भाव चित्रात्मक। कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। इसी के साथ यहाँ पर हम जानेंगे
कि जो आप देख सकते हैं कि मृदभांड चिकने व चमकीले तथा लाल व काले रंग का प्रयोग हुआ करता था उस टाइम पर लिखने में के लिए, जो सजावट है उसके लिए। सबसे बड़ा नगर पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो है। इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए अगर अभी तक आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से मोबाइल ऐप आप लोग जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, या नहीं तो सिंपली प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी ऐप, तो वहां से भी आप लोग हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।